ओसामा अलकायदा के नाम से ग्रुप बनाता है और उसके बाद अमेरिका में धमाके पर धमाके होते हैं। तालिबान के अफगानिस्तान लौटते ही टीटीपी फिर से एक्टिव हो जाता है। अब ओसामा खुलकर कहता है कि अब जिहाद का मैदान पूरी दुनिया में। 2009 में तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ये स्वाति घाटी में पूरी तालिबान सरकार बना लेते हैं। अब पाकिस्तान के मदरसों में गणित और विज्ञान की किताब नहीं पढ़ाई जाती थी, बल्कि जिहाद की किताब पढ़ाई जाने लगी। पाकिस्तान की इस एक गलती की वजह से पाकिस्तान में ऐसा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हुआ। पाकिस्तान में अब आतंकवादी बनते नहीं है बल्कि पैदा होते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध के बारे में कि आखिरकार ये युद्ध हो क्यों रहा है। तो हम इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाएंगे और पीछे से धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 2025 का पाकिस्तान है, लेकिन अगर हम 1526 में जाएं तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद ये पूरा एरिया मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता था। लाहौर और मुल्तान नगर जैसे शहर मुगल शासन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रांत थे। इसके बाद जब 1658 का टाइम आता है तो औरंगजेब 50 साल तक दक्षिण भारत में लगातार युद्ध करता है। इन युद्धों में खजाना खाली हो जाता है और सेना भी पूरी तरह थक जाती है। और जब 1799 का टाइम आता है तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब और आसपास का इलाका जीत लेते हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब यह जगह मुगल एम्पायर से सिख एम्पायर में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब 1849 का टाइम आता तो ब्रिटिश सिख साम्राज्य को हरा देते हैं और ये पूरा इलाका ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता है और इसको सिख एम्पायर से ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जब 1933 का टाइम आता है तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम चौधरी रहमत अली होता है। वो एक पैम्पलेट लिखता है, नाउ और नेवर। यहीं पर पहली बार रहमत अली ने पाकिस्तान नाम बताया, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। इसका मतलब होता है पवित्र लोगों की भूमि। इसके बाद जब 1947 का टाइम आता है तो भारत का बंटवारा होता है और जिन्ना के कहने पर उन्हें एक नया देश पाकिस्तान दे दिया जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान का नक्शा तैयार होता है तो इसके पड़ोस में एक और देश था, अफगानिस्तान। लेकिन ये एक ऐसा देश था जिसने आज तक पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक नया देश मान रही थी, वहीं अफगानिस्तान पहला ऐसा देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र यानी UN में पाकिस्तान की सदस्यता का विरोध किया था, क्योंकि अफगानिस्तान कहता था कि पाकिस्तान जिस जमीन पर बना है वो कभी असली पाकिस्तान की थी ही नहीं, वो तो ब्रिटिश राज की चाल थी। 1833 में ब्रिटिश इंडिया के राज में एक लाइन खींची गई जिसे डूरैंड लाइन नाम दिया गया। इस लाइन ने अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया को बांट दिया था। लेकिन जब ब्रिटिश गए और पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने कहा, हमने ये लाइन ब्रिटिश इंडिया से मानी थी, पाकिस्तान से नहीं। अब यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान का टेंशन। अफगानिस्तान ने साफ कह दिया कि हम डूरैंड लाइन को नहीं मानते, यह जमीन असल में अफगानों की है। उस वक्त अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाके जैसे खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और ट्राइबल बेल्ट, इन इलाकों में वही लोग रहते थे जो अफगानिस्तान में भी थे, यानी पश्तून। अब देखिए, अफगानिस्तान का सपना था कि एक बड़ा ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया जाए जो इन सभी इलाकों को जोड़ दे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बात देश की एकता पर हमला थी, क्योंकि 1949 में अफगानिस्तान की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि डूरैंड लाइन अब मान्य नहीं है, जिसके बाद सीमा पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाता है कि वो बलूचिस्तान और पख्तून इलाकों में बगावत भड़का रहा है और अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहा है। देखिए, दोनों देश मुस्लिम थे पर सोच अलग थी। एक तरफ अफगानिस्तान पारंपरिक इस्लामिक राज्य था, जबकि पाकिस्तान एक नया इस्लामिक गणराज्य था जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड लीडर मानता था। लेकिन दोनों का मकसद अलग था। एक तरफ अफगानिस्तान स्वतंत्रता चाहता था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंसी चाहता था। इसके बाद जब 1950 का टाइम आता है तो पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये CENTO जैसे पश्चिमी सैन्य गठबंधनों में शामिल हो जाता है और अफगानिस्तान सोवियत संघ के करीब चला जाता है, जिसके बाद दोनों देशों की दोस्ती पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद जब 1961 का टाइम आता है तो हालात इतने बिगड़ गए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सीमा पूरी तरह बंद कर दी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच बिजनेस रुक जाता है और कूटनीतिक संबंध पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को उतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसे सोवियत संघ से मदद मिल रही थी। उसके बाद जब 1973 का टाइम आता है तो अफगानिस्तान में राजा जहीर शाह को हटा दिया जाता है और वहाँ पर गणराज्य सरकार बनाई जाती है। नई सरकार भी पाकिस्तान पर वही आरोप दोहराती है, तुम हमारे दुश्मनों को पाल रहे हो। इसके बाद पाकिस्तान पलट
पलटवार करता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अफगानिस्तान के खिलाफ गुप्त अभियानों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस्लामिक विरोधियों को समर्थन देना शुरू कर देते हैं, जिन्हें आगे चलकर तालिबान के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद जब 1979 का टाइम आता है तो अफगानिस्तान में सोवियत सेना घुस जाती है और पाकिस्तान एक बार फिर से सुपर पावर का मोहरा बन जाता है। सोवियत यूनियन के हमले के बाद अफगानिस्तान का आसमान पर सोवियत टैंक और हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और इस इन्वेजन के बाद पूरा देश युद्ध का मैदान बन जाता है। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को बचाकर अपना इफेक्ट डालना चाहता था, लेकिन इस युद्ध ने सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी बदल दिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक सत्ता में थे। वो अमेरिका के लिए की अली बन गए, जिसके बाद अमेरिका कहता है कि अगर हमें सोवियत को हराना है तो हमें पाकिस्तान की जमीन चाहिए, उसके रास्ते चाहिए और उसके लोग चाहिए। अब यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन साइक्लोन। इस ऑपरेशन में अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर देता है और सऊदी अरब भी फंडिंग करता है। पाकिस्तान ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इन पैसों से अफगान और मुजाहिदीन तैयार करती है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें जिहाद के नाम पर लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। इनका ब्रेन वॉश किया जाता था ये कहकर कि ये इस्लाम की लड़ाई है, काफिरों के खिलाफ जिहाद है। पाकिस्तान की इस एक गलती की वजह से पूरे पाकिस्तान में ऐसा न्यूक्लियर चैन रिएक्शन हुआ। आज भी पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी बनते नहीं है बल्कि पैदा होते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये अमेरिका और रूस की जंग थी, जिसका मैदान बना अफगानिस्तान और मुख्य खिलाड़ी था पाकिस्तान। इसके बाद जब 1980 का टाइम आता है तो पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों को जो किताब पढ़ाई जाने लगी वो अब गणित या विज्ञान की नहीं थी, वो थी जिहाद की किताबें। बच्चों को सिखाया जाता था एक गोली एक खातिर, जिहाद ही रास्ता है। दरअसल ये सब अमेरिका और पाकिस्तान की मिली भगत से किया गया था, क्योंकि अमेरिका को सोवियत को हराना था और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपना असर डालना था। ये युद्ध 10 साल तक चलता है, जो अफगानिस्तान को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर भी हो जाते हैं। और जब 1989 का टाइम आता है तो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल जाता है, तो सबको लगता है कि युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन सोवियत के जाने के बाद अफगानिस्तान में सत्ता का खालीपन था, जिसकी वजह से कई तरह के मुजाहिदीन गुट सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। हर शहर हर पहाड़ किसी न किसी वार्ड लॉर्ड के कब्जे में था। जिसके बाद तालिबान का जन्म होता है। तालिब यानी विद्यार्थी। ये वो स्टूडेंट थे जो पाकिस्तान के मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग ले रहे थे। अब वो अपने देश में इस्लाम का शासन लाना चाहते थे। इन तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान ने पैसे, हथियार और ट्रेनिंग दी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि काबुल में ऐसी सरकार बने जो पाकिस्तान की बात माने। इसके बाद जब 1996 का टाइम आता है तो तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है और अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की घोषणा कर देता है। रूल्स के हिसाब से लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, संगीत पर बैन लगा दिया गया और पूरी दुनिया में 3 ही देश थे जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE था। अब उसी टाइम पर एक अरब मूल का आदमी जिसका नाम ओसामा बिन लादेन होता है, जो पहले सोवियत संघ युद्ध के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के सहयोग से मुजाहिदीनों के साथ लड़ चुका था। सूडान में छुपने के बाद 1996 में तालिबान की मदद से अफगानिस्तान लौट आया। तालिबान उसे पनाह इसलिए देता था क्योंकि दोनों का इस्लामिक कट्टरपंथ नजरिया एक जैसा था। ओसामा के पास पैसा, हथियार और वैश्विक संपर्क थे और तालिबान को अपनी सत्ता बचाने के लिए इन सब की जरूरत थी। जिसके बाद ओसामा बिन लादेन अल-कायदा के नाम से एक ग्रुप बनाता है और 1998 के टाइम पर ओसामा अमेरिकी दूतावासों पर अटैक कर देता है, जिसमें पहला धमाका केन्या नैरोबी में होता है और दूसरा धमाका तंजानिया में होता है। दोनों जगह अमेरिकी दूतावास ही मारे जाते हैं। इन धमाकों में लगभग 224 लोग मारे जाते हैं और 4000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और चारों तरफ सिर्फ मलबा और चीखें रह जाती है। इन अटैक्स की जिम्मेदारी अल-कायदा लेता है और इसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। अमेरिका में अटैक करने के बाद ओसामा खुलकर कहता है कि अब जिहाद का मैदान पूरी दुनिया है। जब तक अमेरिकी सैनिक इस्लामिक धरती से नहीं निकलते तब तक हम रुकेंगे नहीं। इसके बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तुरंत ऑपरेशन इन्फेंट्री चालू कर देते हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना ओसामा बिन लादेन के ट्रेनिंग कैंप और अलकायदा की फैक्ट्रियां जो कि अफगानिस्तान और सूडान में थी उन पर क्रूज मिसाइलें दागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओसामा कुछ घंटे पहले ही जगह बदलकर तालिबान की मदद से अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुप जाता है। अब अमेरिका तालिबान से कई बार मांग करता है कि ओसामा को उन्हें सौंप दिया जाए, पर तालिबान ने साफ मना कर दिया क्योंकि तालिबान ओसामा को इस्लाम का सिपाही मानता था। इसकी वजह से तालिबान और अलकायदा के बीच गठबंधन और मजबूत हो गए। इसके बाद जब 11 सितंबर 2001 का टाइम आता है तो ओसामा बिन लादेन अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर देता है। अब यही वो टाइम था जब पूरी दुनिया अलकायदा का
असली चेहरा देखती है और अमेरिका वार ऑफ टेरर का ऐलान कर देता है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी सोच रहा था कि तालिबान उसका रणनीतिक साथी है। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने की वजह से 3000 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अमेरिका इस अटैक का जिम्मेदार अलकायदा को ठहराता था और जब ओसामा को ढूंढा जाता है तो वो अफगानिस्तान में मिलता है। लेकिन तालिबान ओसामा को देने से मना कर देता है। न्यूयॉर्क का आसमान धुएं से भर जाता है, जिसके बाद अमेरिका तय करता है कि वो तालिबान को हटाकर अलकायदा को खत्म कर देगा। लेकिन अमेरिका ये काम अकेले नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अमेरिका ने सीधे पाकिस्तान से संपर्क किए और पाकिस्तान से कहता है कि या तो आप हमारे साथ हैं या आतंकवादियों के साथ हैं। अमेरिका के इतना कहने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के साथ आ जाता है। पाकिस्तान की जमीन से अमेरिकी ड्रोन उड़ने लगते हैं, अमेरिकी सेना को सप्लाई जाने लगती है और अफगानिस्तान पर हमले शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अमेरिका 2001 के अक्टूबर में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू कर देती है, जिसके बाद सिर्फ कुछ हफ्तों में तालिबान सरकार गिर जाती है। अब काबुल में हमीद करजई, जो कि अमेरिका के सपोर्ट में थे, उनकी सरकार बनाई जाती है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान खत्म होने के बाद अलकायदा खत्म हो चुका था, लेकिन असल में तालिबान जिंदा था। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पहाड़ों में छुपा हुआ था। इसके बाद जब 2003 का टाइम आता है तो पाकिस्तान की जमीन से तालिबान फिर से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। तालिबान के नेता पाकिस्तान के FATA रिलीजन यानी ट्राइबल एरिया में छिपकर अफगानिस्तान में अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद वापस पाकिस्तान में छिप जाते हैं। अमेरिका को ये बात पता थी, इसलिए वो पाकिस्तान पर दबाव डालता है। लेकिन अब पाकिस्तान दोनों तरफ से फंस चुका था, क्योंकि अगर वो तालिबान को मारता तो वो उसके खिलाफ हो जाते और अगर वो नहीं मारता तो अमेरिका से रिलेशन खराब हो जाते। इसलिए पाकिस्तान सेलेक्टिव कोऑपरेशन की नीति अपनाता है, जिसमें वो कुछ आतंकवादियों को अमेरिका को दे देता है और जो पाकिस्तान के पापा यानी कि ओसामा बिन लादेन हक्कानी नेटवर्क होते हैं, उनको अपने पास छिपा लेता है। अब अमेरिका ओसामा को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सीमा के अंदर ड्रोन स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। ये अटैक तालिबान के ठिकानों पर होते थे, लेकिन मरते थे सिर्फ आम आदमी। पाकिस्तान में करीब 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक होते हैं, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। लोगों के मन में अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ने लगती है और तालिबान को सहानुभूति मिलने लगती है। जब 2007 का टाइम आता है तो पाकिस्तान में TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नाम से एक नया ग्रुप बनता है। इस ग्रुप में वही लड़के थे जो पहले अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ने लगते हैं। यानी जो कानून इन्होंने तालिबान में बनाया था इस्लामिक शरीयत का, उसको ये पाकिस्तान में लाना चाहते थे। मस्जिद, स्कूल, बाजार और फौजी ठिकानों पर हमले शुरू कर देते हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, हर जगह बम के धमाके होना शुरू हो जाते हैं। 2009 में तो ये इतने आगे बढ़ जाते हैं कि ये स्वाति घाटी में पूरी तालिबान सरकार बना लेते हैं। पाकिस्तानी सेना कई बार ऑपरेशन चलाती है, लेकिन तालिबान खत्म नहीं होता। इसके बाद जब 16 दिसंबर 2014 का टाइम था तो तालिबान पेशेवर की आर्मी स्कूल में 132 बच्चों की हत्या कर देता है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। अमेरिका तालिबान को हराने में पूरी तरह थक जाता है। 20 साल की लड़ाई में अरबों डॉलर खर्च हो चुके थे, हजारों सैनिक मारे जा चुके थे, जिसके बाद 2018 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाता है। लेकिन निकलने से पहले वो तालिबान से डील करता है और इस डील में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पाकिस्तान का होता है, क्योंकि तालिबान के नेताओं की सबसे सेफेस्ट जगह अपने बेटे का घर क्वेटा और पेशावर थी, जो कि पाकिस्तान में ही थे। इसके बाद जब 2020 का टाइम आता है तो अमेरिका तालिबान के बीच दोहा एग्रीमेंट होता है, जिसमें अमेरिका तालिबान से कहता है कि हम निकल जाएंगे लेकिन तुम्हें अटैक बंद करने होंगे। एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान इस समझौते को शांति की जीत बताता है, लेकिन असल में ये सिर्फ तालिबान की वापसी की तैयारी थी। इसके बाद जब 15 अगस्त 1921 का टाइम आता है तो अफगानिस्तान का झंडा उतारा गया और तालिबान का झंडा लहराया जाता है। 20 साल से चल रही लड़ाई खत्म हो जाती है और तालिबान फिर से काबुल पर बैठ जाता है। इस बार तालिबान पहले से ज्यादा मजबूत था, लेकिन पाकिस्तान अब खुद अपनी बनाई भूल भुलैया में फंस चुका था। अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की सरकार बन चुकी थी। 20 साल बाद वही लोग फिर से सत्ता में लौटते हैं, जिन्हें कभी पाकिस्तान ने अपना भाई कहा था, जिन्हें रहने के लिए जगह दी थी, हथियार दिए थे और जिन पर भरोसा किया था। लेकिन इतिहास गवाह है, जो बंदूक और के हाथ में देते हो वो एक दिन तुम्हारी तरफ ही मुड़ती है। क्योंकि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगान लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को लगा कि अब सब ठीक होगा। काबुल में उसका दोस्त बैठा, सीमा विवाद सुलझ जाएगा, TTP पर काबू मिल जाएगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। तालिबान अब कठपुतली नहीं था जिसे पाकिस्तान कभी चलाया करता था। तालिबान के अफगानिस्तान लौटते ही TTP फिर से एक्टिव हो जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम जंग छेड़ देता है। TTP के लड़ाके अब अफगानिस्तान की सरहद के अंदर छिपे थे
और वहीं से पाकिस्तान पर अटैक कर रहे थे। उनके पास अब तालिबान की सरकार का प्रोटेक्शन था। 2022 और 23 के बीच में पाकिस्तान में कई अटैक होते हैं जिनमें पुलिस, सेना और नागरिकों के अलावा कई जवान मारे जाते हैं, लेकिन ड्यूरेंट लाइन का सोल्यूशन अब भी नहीं होता है। काबुल हमेशा कहता रहा पश्तून हमारे हैं, सीमा गलत है, और पाकिस्तान कहता रहा सीमा तो तय है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन पर सिक्योरिटी फेंस लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अफगान सैनिकों ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। 2022 में कई बार दोनों तरफ गोलीबारी हुई। कई पाकिस्तानी सैनिकों के अलावा कई अफगानिस्तान सैनिक भी मारे जाते हैं। अब एक तरफ काबुल कहता है कि ये सिक्योरिटी हमारे इलाके में लगाई जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान कहता है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। 2023-24 में तो सीमा पर झड़पें और तेज हो जाती है। अफगान सैनिकों और पाकिस्तान सैनिकों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। जमीन पर सिर्फ बारूद तक, कंधार, स्पीक, बोल्टर, चमन, हर जगह गोलियां चलती हैं। जिसके बाद पाकिस्तान अपनी सीमा बंद कर देता है, ट्रेड रोक देता है और वीजा बंद कर देता है। दोनों देश दहशतगर्दों को छिपाने का एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब अफगानिस्तान पहले से गरीब था, लेकिन तालिबान के आने के बाद वो और ज्यादा गरीब हो जाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर बंद करने की वजह से अफगानिस्तान की सप्लाई रुक जाती है, जिसका असर खाना, दवा, तेल सब पर पड़ता है। दूसरी तरफ अफगान ट्रांजिट बंद होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से दोनों देशों की जनता परेशान होने लगती है। लेकिन नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी की ताकत चाहिए थी। इसके बाद जब 2024 का टाइम आता है तो टीटीपी पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा बम धमाका करता है। बलूचिस्तान और पेशावर में एक साथ कई बम धमाके होते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान कहता है कि इन हमलों की प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई है और अगर तालिबान इन्हें नहीं रोकता तो हम खुद अंदर घुसकर कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ तालिबान कहता है कि अगर तुमने हमारी जमीन पर कदम रखा तो हम जवाब देंगे। फाइनली 2025 में भी तालिबान ड्यूरेंट लाइन को गैर कानूनी मानता है, जिसके बाद पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर देता है और दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान सुधर जाएंगे या फिर इनका हाल भी अमेरिका, जापान जैसा करेगा।